तो ये है मेरी बीवी साहिबा के लिए कुंदन स्पेशल अदरक और इलायची वाली कड़क चाय विथ नान खटाई बिस्किट्स। हाय मैं मर जावा, कितने हैंडसम लग रहे हो तुम इस एप्रन और शेफ की हैट पहनकर। नजर ना लगे किसी की तुम्हें। थू 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 थू। और चाय की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। आओ, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से चाय पिलाऊंगा। कुंदन अपनी बीवी रूही को अपने हाथों से चाय पिलाता है और बिस्किट खिलाता है, और ये सब जेठानी बुलबुल चुपके से देख रही होती है और उसे खूब जलन महसूस होती है। मेरी देवरानी की लव मैरिज हुई है और ये दोनों देखो तो कितने रोमांटिक और केयरिंग है एक दूसरे के प्रति। और एक मेरा पति अभिषेक, जिसे अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। शादी को 3 साल होने आए हैं, लेकिन अभी तक हम हनीमून भी नहीं गए। और ये दोनों, इनकी शादी को तो बस 3 महीने ही हुए और ये तो हनीमून पर जाकर भी आ गए। लो, अब तुम भी खाओ। तुमने अपने हाथों से बेक किए हैं ना ये नान खटाई बिस्किट्स? हाँ स्वीटहार्ट। लग जा, लग मेरी नजर, लगना। ये कहानी है देवरानी रूही और जेठानी बुलबुल की। रूही और कुंदन की शादी को 3 महीने हो गए हैं। दोनों की लव मैरिज हुई है। वहीं बुलबुल और अभिषेक की शादी को 3 साल हो गए हैं। अब अपने देवर देवरानी के बढ़ते प्यार को देखकर बुलबुल को बहुत जलन होती है और गुस्सा आता। दरअसल बुलबुल और अभिषेक की शादी में काफी तनाव और दोनों के बीच में काफी शांति आ गई होती है। इसलिए ससुराल में सास पम्मी और ससुर सुरेंद्र भी होते हैं। एक रोज रसोई में जब दोनों जेठानी देवरानी काम कर रही होती है, तभी रूही, जरा वो चीनी का डब्बा पकड़ाना तो। हाँ बुलबुल दीदी, ये लो। थैंक यू। वैसे इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो आज? कब से देख रही हूँ। लगता है देवर जी आजकल कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रहे तुम पर। क्यों? वो आजकल ही नहीं, हमेशा ही प्यार बरसाते रहते हैं मुझ पर। बुलबुल गुस्सैल लुक देती है और तभी रूही को कुंदन का वीडियो कॉल आता है और वो उसे रिसीव कर लेती है। गुड आफ्टरनून हबी। चैन नहीं पड़ रहा क्या तुमको? अभी अभी एक बोरिंग सी कॉन्फ्रेंस मीटिंग से बाहर आया हूँ डार्लिंग। अभी लंच करूंगा। तुम्हें तो पता है ना, हर पल हर घड़ी मुझे तुम्हारी याद आती रहती है। क्या करूं? हाय। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? हाँ जी, ऐसी ही बात है। रूही और कुंदन की बातों को सुनकर और वीडियो कॉल पर बातें करते हुए देखकर बुलबुल की जलन इतनी बढ़ जाती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने कमरे में चली जाती है। रात में आते समय कुंदन रूही के लिए फूल लाता है। वाओ, पिंक रोजेस, ये तो मेरे फेवरेट है। तुम्हें याद था क्या कुंदन? ऑफ कोर्स, इन्हीं गुलाबी गुलाबों के बुके से तो मैंने तुम्हें कॉलेज फेस्ट में सबके सामने प्रपोज किया था। वो भी घुटनों के बल बैठकर 10 मिनट की रोमांटिक स्पीच दी थी मैंने। हाय, तब मेरे घुटने इतने दर्द कर रहे थे रात में कि क्या बताऊं। भूल गई तुम? ओह यस, आई रिमेम्बर। वो बेटा जी वो, और मैंने भी इस मम्मी को, यानी कि तुम्हारी मम्मी को, कॉलेज में गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार किया था। हाँ, और वो गुलाब 2 मिनट में ही मुरझा गए। पता नहीं कहाँ से उठा कर लाए थे। सो क्यूट। बुलबुल का गुस्सा और जलन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अपना सारा गुस्सा अपने पति अभिषेक पर उतारती है। बुलबुल, ये हमारे कमरे का रेनोवेशन करवाना चाहिए, क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि ये लेफ्ट साइड की जो दीवार है ना, इस पर मुझे मिले हुए सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स का फोटो फ्रेम बनाकर इस दीवार को भर देता हूँ, और इस दीवार का वॉलपेपर भी कोई अच्छा सा वाइब्रेंट कलर का रखूं, क्यों? क्या कह दियो?
अरे बुलबुल, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? वही तुम्हारी रोज की बोरिंग बातें। अरे जब देखो तब काम की बातें करते रहते हो। आज ऑफिस में ये हुआ, आज ऑफिस में वो हुआ। शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन इन 3 सालों में हम दोनों ने 3 मिनट तक ठीक से बैठकर 2 मीठी बातें नहीं की। बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है? रेनोवेशन करवाना है ना, उसमें भी ऑफिस के सर्टिफिकेट्स लगवाने हैं। अरे रूही और देवर जी के कमरे में हर तरफ उन दोनों की ही प्यार भरी तस्वीरें लगी हैं, और हमने तो 3 साल में एक बार भी हम दोनों की फोटो नहीं खिंचवाई। रेनोवेशन करना है तो हमारे रिश्ते का कराओ, समझे? कैसी बातें कर रही हो बुलबुल तुम? पिछले महीने ही तो हम रेस्टोरेंट में गए थे साथ में खाना खाने के लिए। तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। तुम बस फॉर्मेलिटी करते हो, दिल से तो कभी कुछ नहीं करते। मैं सब समझती हूँ। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, वरना आज कोई बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा मेरे हाथों। दिन गुजरते जाते हैं, पर बुलबुल की जलन तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, और अब तो जो तोहफे कुंदन रूही के लिए लाता है वो उन्हें भी बदल देती। अब इस तोहफे में मैं लाल रंग की साड़ी की जगह पीले रंग की पुरानी डिजाइन वाली साड़ी रख देती हूँ। उस दिन रूही अपनी सहेलियों से फोन पर कह रही थी कि उसे पीले रंग से सख्त नफरत है। अब देखना कैसे चिड़चिड़ होगी उसे। बुलबुल खूबसूरत लाल साड़ी की जगह एक पुरानी डिजाइन वाली पीली साड़ी रख देती है, और जब रूही को वो तोहफा मिलता है तभी उस पीली साड़ी को देखकर, ओह नो, ये पीला रंग, आई हेट इट। मेरी हर चीज की पसंद के बारे में कुंदन को पता है, लेकिन अफसोस कि उसे मेरी नापसंद के बारे में नहीं पता। खैर कोई बात नहीं, कुंदन मुझे जो भी तोहफा देता है बड़े ही प्यार से देता है, और मैं इसे उसकी प्यार का नजराना समझकर ही रखूंगी और पहनूंगी भी। रूही खुशी खुशी उस पीली साड़ी को अपना लेती है, और ये देखकर बुलबुल गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इस सब का सारा असर सीधे बुलबुल के और अभिषेक के रिश्ते पर पड़ने लग जाता है, और एक दिन रूही बुलबुल को अपनी सहेली से फोन पे बात करते हुए सुन लेती है। सारे पैतरे आजमाए, लेकिन उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो टूटता ही नहीं। एक मेरा पति है जो मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देता, और देवर जी तो मेरी देवरानी के लिए खाना बनाते हैं, तरह तरह के खूबसूरत गिफ्ट्स लाते हैं, हर वीकेंड पर उसे घुमाने भी ले जाते हैं। मैं तो अपना सारा गुस्सा अभिषेक पर रोज निकालती हूँ। मुझे उन दोनों को देखकर ना बहुत जलन होती है यार। अब रूही सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये माजरा है। बुलबुल दीदी की जलन को मिटाने के लिए मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन्हें गुस्सा ना आए, जलन महसूस ना हो, और ये अभिषेक भाई से भी ठीक से पेश आए, और उनके रिश्ते में सब ठीक हो जाए। और मैं जानती हूँ कि ये सब कैसे मुमकिन होगा। रूही सारी बात कुंदन को बताती है, और फिर कुंदन और रूही दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और वो दोनों उस प्लान की तैयारी कर अगले दिन नाटक करते हैं। बुलबुल दीदी आ रही है, लाइट्स कैमरा एक्शन, रेडी हो जाओ कुंदन। बुलबुल हमेशा की तरह रूही और कुंदन के कमरे की खिड़की पे आकर चुपके से उन्हें देखती है और कान लगाकर सब सुनती है। रूही, ये लो तुम्हारे लिए नया तोहफा, इसमें तुम्हारे लिए सोने का हार है। उफ़ो, बस भी करो, अब क्यों इतना पैसा बर्बाद करते हो? ये सब शादी के शुरू शुरू में अच्छा लगता था, अभी मैं बोर हो गई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो शुक्र है तुम समझ गई, मैं खुद परेशान हो गया था। ये सुनकर बुलबुल चौंक जाती है। और हाँ, मुझे दिन में 10 बार फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स मत करना, पक जाती हूँ मैं भी। चलो अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, और देखो लेट आना। हाँ, लेट आऊंगा। हाय हाय हाय, मैं ये क्या देख रही हूँ? इन दोनों में इतनी दूरियां, इतना तनाव। चलो, ये बात तो सही है फिर। मतलब रिश्ता नया नया था तभी सब अच्छा था। शायद मैंने ही कुछ ज्यादा सोचकर अपना रिश्ता बिगाड़ा है, वरना मेरा पति तो मुझसे कितने अच्छे से और प्यार से पेश आता है।
ये घुमाना फिराना और बाकी की फॉर्मेलिटीज से प्यार नहीं परखा जाता। ओ और इस तरह रूही और कुंदन का नाटक बुलबुल के दिमाग में चल रही गलत फहमियों को मिटा देता है। आपको पता है ना, इसके यहाँ की मिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं होती। क्या तुमने नथुलाल के वहां से मिठाई लाने को कहा था क्या? अरे यार, मुझे लगा तुमने चूना लाल बोला है, और मुझे तो सच में सुनाई भी चूना लाल ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, इस बार तुम ये ले जाओ, अगली बार नथुलाल के वहां से मिठाई ला कर दूंगा। पता नहीं कुछ दिन से मेरे कानों को क्या हो गया है, तुम बोलती कुछ हो, मुझे सुनाई कुछ और देता है। अब पवन की इस बात पे पिंकी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि हरकतें तो उसकी खुद की ऐसी थी। वो अपना सामान पैक करती है और पवन उसे उसके मायके छोड़ने चला जाता है। मम्मी, आज तो मेरा आपके हाथ का ब्रेड रोल खाने का बड़ा मन कर रहा है, प्लीज चाय के साथ गर्मा गर्म बना दो ना। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। पिंकी की मम्मी किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद चाय लेकर आती है। अरे आपने ब्रेड रोल नहीं बनाया मम्मी? ब्रेड रोल? तूने तो ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए बोला था बेटा। क्या? नहीं तो, मैंने ब्रेड रोल बनाने के लिए बोला था। आपको पता है मुझे ब्रेड पकौड़े पसंद नहीं है, हर बार ब्रेड रोल ही तो बनवाती हूँ मैं आपसे। अरे लगता है मेरे सुनने में कोई गलती हो गई। कोई बात नहीं, अभी ब्रेड पकौड़े खा ले, वैसे भी बनते तो दोनों ब्रेड से हैं, 19-20 का तो फर्क है, भरा तो दोनों के अंदर आलू ही जाता है ना। ये देखकर पिंकी का मुंह बन जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाती। शाम को वो सबके साथ मूवी देखने के लिए जाती है। अरे ये कौन सी मूवी का टिकट लेकर आ गया तू? मैंने तुझे इसकी टिकट लाने को थोड़ी ना बोला था। क्या? यही तो बोला था आपने, मैंने यही सुना था। तुझे पता है ना, मुझे ये एक्शन मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे वो हॉरर मूवी देखनी थी। अरे छोड़ो ना दीदी, अब टिकट तो ले ही ली है मैंने, चलो अब देख ही लेते हैं, हॉरर मूवी अगली बार देख लेंगे। सब समझ रही हूँ मैं, तुझे ये एक्शन मूवी देखनी थी इसलिए जानबूझकर तूने ये टिकट ली है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोला ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। अब जैसे ही पिंकी किसी के मुंह से ये डायलॉग सुनती थी, उसे अपनी हरकतें याद आ जाती थी, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोली। 2 दिन बाद वो अपने ससुराल वापस लौट कर आ गई। अरे मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हो? अरे वो शारदा अपनी बेटी की शादी के लिए सामान लेने जा रही है, सूट साड़ी खरीदना है, तो मुझे भी साथ में लेकर जा रही है। अच्छा, तो फिर आप मेरे लिए भी एक अच्छी सी सिल्क की साड़ी ले आना ना, और रेड कलर की लाना मम्मी जी। आज शाम को मेरी एक फ्रेंड की एनिवर्सरी है, तो उसकी पार्टी में वही पहनकर जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, ले आऊंगी। विमला भी पिंकी की सारी हरकतें अच्छे से समझती थी, इसलिए वो भी उसे सबक सिखाने के लिए जानबूझकर उसके लिए सिल्क के बदले कॉटन की साड़ी उठाकर ले आती है। ये ले बहू तेरी लाल साड़ी, एकदम छाट कर लाई हूँ मैं, पूरी दुकान में इससे सुंदर दूसरी कोई साड़ी नहीं थी। अच्छा, इतनी सुंदर साड़ी ले आई मेरे लिए? लाइए मैं भी तो देखूं। पिंकी जैसे ही वो साड़ी देखती है तो हैरानी की वजह से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या ले आई मम्मी जी आप? मैं कोई बूढ़ी थोड़ी ना हूँ जो ये कॉटन की साड़ी पहनूंगी। मैंने आपको बोला था मेरे लिए लाल रंग की सिल्क की साड़ी लेकर आना। सिल्क की साड़ी? लगता है मुझसे सुनने में कोई गलती हो गई बहू, मैंने तो लाल रंग सुना और दुकानदार को बोल दिया कि अच्छी सी लाल रंग की साड़ी दिखा दे। अब लाल रंग में मुझे यही सबसे अच्छी लगी तो ये ले आई मैं, और अच्छी तो लग रही है ये साड़ी, कोई कमी थोड़ी ना है इसमें। मम्मी जी, सिल्क और कॉटन की साड़ी में बहुत फर्क होता है, वहां पर सब इतने अच्छे लगेंगे और मैं ये कॉटन की साड़ी पहन कर जाऊंगी तो सबसे अलग चमकूंगी। अरे तो अलग चमक नहीं चाहिए बेटा, मुझे बस जरा सुनने में ध्यान नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, साड़ी तो साड़ी है और रंग भी लाल ही है, जा तैयार हो जा। अब पिंकी मैडम सरसे को बोले तो क्या बोले, खुद भी तो हमेशा ऐसी ही हरकत करती थी। अब फ्रेंड की एनिवर्सरी में उसे वही साड़ी पहनकर जानी पड़ती है। कुछ दिन बाद, यार आज तो मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, ये आने ही वाले होंगे ऑफिस से, इन्हें कॉल करके बोल देती हूँ समोसे लाने के लिए। पिंकी पवन को कॉल लगाती है। हेलो सुनो ना, समोसे खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है, तो आप ना आते हुए मेरे लिए समोसे ले आना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं, ले आऊंगा। और साथ में थोड़ी जलेबी भी ले आना, समोसे और जलेबी का कॉम्बिनेशन खाकर मजा आ जाएगा। मेरे रास्ते में किसी अच्छे जलेबी वाले की दुकान तो नहीं पड़ती, तो मोहित को बोल दो, उसके ऑफिस के वहाँ एक जलेबी वाले की अच्छी दुकान है, वो वहां से जलेबी ले आएगा। पिंकी पवन को समोसे और अपने देवर को कॉल करके जलेबी लाने के लिए बोल देती है। एक साथ दोनों घर आते हैं और अपने हाथ में पकड़ी थैली पिंकी को पकड़ाते हैं। पिंकी बड़ी खुश होकर किचन में जाती है और सारा सामान प्लेट में निकालकर बाहर आती है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। अरे क्या हो गया भाभी, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हो गया भाई तुम्हें? मैंने आप दोनों को समोसे और जलेबी लाने को बोला था,
और आप ये कचौड़ी और इमरती उठा कर ले आए। अरे समोसे बोले थे क्या तुमने? मुझे कचौड़ी सुनाई दिया। चलो कोई बात नहीं, समोसे कचौड़ी एक ही तो बात है। आलू ही तो भरा है इसके अंदर भी, और है तो मैदे का ही, बस इसकी शेप थोड़ी अलग है। गोल गोल समोसे समझकर खा लो इन्हें, एक ही तो बात है। हाँ भाभी, और जलेबी बोलो इमरती, मुझे तो दोनों एक जैसी लगती है। वो भी गोल गोल होती है, ये भी गोल गोल होती है, और मीठी तो होती है। मुझे लगा अपनी इमरती मंगाई, पता नहीं आजकल मेरे कानों को क्या हो गया। बस बस अच्छे से समझ गई हूँ, मेरी ही गलती है। नहीं करूंगी आज के बाद किसी की बात अनसुनी, लेकिन प्लीज मेरी बात अनसुनी करना बंद करो आप लोग। इतने दिन में ही परेशान हो गई मैं। नहीं बनाऊंगी बिरयानी का पुलाव, चाय की कॉफी। प्लीज माफ कर दो मुझे। जब पिंकी के ऊपर उसका ही पासा उल्टा पड़ता है तो उसकी अकल अच्छे से ठिकाने पर आ जाती है। वो खुद ही सबके सामने हाथ जोड़ लेती है और उस दिन के बाद फिर कभी ये बात नहीं कहती, मैंने तो यही सुना था। दीपक अपने घर जाकर सुषमा से शादी करने वाली बात अपने माँ और पापा को बताता है। दीपक की बात सुनकर उसके माँ और पापा नाराज हो जाते हैं। अरे तुमको जेल में नौकरी इसलिए लगवाई थी कि तुम जाकर हमारे लिए कैदी बहू लेकर आओ। अरे बेटा, तुमको प्यार भी हुआ तो एक कैदी लड़की से, लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम एक कैदी बहू को अपने घर में नहीं ला सकते। लेकिन उसके सर पर एक छोटी सी चोरी करने का इल्जाम है और 6 महीने के बाद वो जेल से छूट भी जाएगी। देखिए, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम एक कैदी बहू को अपने घर नहीं लाएंगे। ठीक है, फिर मैं भी किसी के घर में चोरी करके कैदी बन जाता हूँ। मैं और सुषमा बराबर हो जाएंगे, फिर तो आप हमारी शादी करवा दोगी ना? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम क्यों चोर बनना चाहते हो? देखिए पापा, अगर आपने मेरी शादी सुषमा से नहीं करवाई तो मैं भी चोर बन जाऊंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, 6 महीने बाद हम तुम्हारी शादी इस लड़की से करवा देंगे। 6 महीने के बाद जब सुषमा जेल से छूटकर बाहर आती है तो दीपक की माँ और पापा सुषमा और दीपक की शादी कराने की तैयारी करते हैं। सुषमा मंडप में जेल वाले कपड़े पहनकर पहुंच जाती है। अरे सुषमा, तुम दुल्हन का जोड़ा पहनने की बजाय कैदी वाले कपड़े पहनकर क्यों आ गई? वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे अब यही कपड़े अच्छे लगने लगे हैं। इतने समय से जेल में हूं ना, तो मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अरे रहने दो ना माँ, अगर उसको ये कपड़े अच्छे लगते हैं तो यही सही। ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले कैदी बहू और अब उसके कैदी कपड़े, है भगवान। दीपक के मम्मी पापा अपनी कैदी बहू को घर लेकर आ जाते हैं। सुषमा सारा दिन कैदी वाले कपड़े पहनकर ही रहा करती थी। ये देखकर सब लोग उसका मजाक बनाते थे। सुषमा, बातों में अपना कमरा दिखा देता हूँ। अरे ये कैसा कमरा है? यहाँ तो एसी लगा है, बेड है, दीवारें इतनी सुंदर है, और ये दरवाजा, ये तो लकड़ी का है। अरे सुषमा, तो कमरे तो ऐसे ही होते हैं ना। तुम बताओ, तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए क्या? वो क्या है ना दीपक, मैं इतने टाइम से जेल में रही हूँ ना, तो यहाँ दरवाजे की जगह ना सलाखें लगवा दो, एसी, बेड सब कुछ हटा दो, इसको ना बिल्कुल जेल की कोठरी के जैसा बना दो। मैंने तो पहले ही कहा था, घर में कैदी बहू लेकर आएगा तो यही सब होगा। देखो, तुम्हारी कैदी बीवी घर में नहीं जेल में रहना चाहती है, जेल में। इसे वहीं छोड़कर आ जाओ। सुषमा की हरकतों से अब दीपक भी थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगता है, लेकिन फिर भी दीपक सुषमा से बहुत प्यार करता है और उसके लिए जेल की कोठरी के जैसा कमरा भी बनवा देता है। कुछ दिनों के बाद दीपक के घर में चीजें अचानक से गायब होने लगती है। और बेटा, कल ही बैंक से 10,000 निकलवा कर लाया था, यही टेबल पर रखे थे, अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। पापा, हो सकता है आप कहीं रखकर भूल गए होंगे, एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन पैसे नहीं मिले। कुछ दिनों बाद, बेटा मेरी एक सोने की अंगूठी नहीं मिल रही, ये हमारे घर में हो क्या रहा है? माँ, कुछ दिन पहले पापा के 10,000 गायब हो गए थे और अब आपकी सोने की अंगूठी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन दीपक को अचानक से सुषमा अपनी माँ के बेडरूम में कुछ करते हुए नजर आती है। अरे सुषमा, तुम माँ के कमरे में क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं दीपक, मैं तो बस यहाँ कुछ पैसे रखे थे ना, तो उसे चुराने की कोशिश कर रही थी। अरे तुम पैसे चुरा रही थी, और ये बात तुम इतनी आसानी से मुझे बता रही हो?
वो क्या है ना, मैं ठहरी चोर और कैदी लड़की। जब तक मैं ऐसा कुछ कर नहीं लेती ना, तब तक मेरा मन नहीं लगता। क्या पापा के 10,000 और माँ की सोने की अंगूठी भी तुम्हारे पास है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक समझा। इस घर से जितनी भी चीजें गायब हुई हैं, सब मेरे पास है। देखो सुषमा, तुम वो सारी चीजें माँ को वापस लौटा दो, वो तुम्हें माफ कर देंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल में रहना है। जब तक तुम मुझे जेल में रहने की परमिशन नहीं देते, मैं किसी चीज को वापस नहीं देने वाली। ये बात दीपक की माँ और पापा को पता चलती है तो बुरी तरह परेशान होने लगते हैं। हाय हाय, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसी कैदी बहू लाने की क्या जरूरत है। दुनिया में क्या लड़कियों की कमी थी। उसके बाद दीपक सुषमा को समझाने की कोशिश करता है और सुषमा भी समझ जाती है। वो एकदम नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। अब उसने जेल वाले कपड़े भी पहनना बंद कर दिया था। ये देखकर दीपक और उसके माँ बाप सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो सब एक पार्टी में किसी मेहमान के घर मिलने के लिए जाते हैं। तभी पार्टी में शोर मच जाता है क्योंकि किसी औरत का एक छोटा सा बच्चा गायब हो जाता है। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? अभी अभी तो यहीं खेल रहा था। कहाँ गया मेरा छोटा सा बच्चा? चलो हम सब मिलकर आपके बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहीं कहीं होगा। पार्टी में मौजूद सारे लोग उस छोटे से बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। तभी एक कमरे के अंदर से उस बच्चे की रोने की आवाज आती है। सब मिलकर उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें यहाँ पर किसने बंद कर दिया? और ये क्या, मेरे बच्चे को एक जेल वाले कपड़े किसने पहना दिए? हो ना हो, ये जरूर तुम्हारी बीवी का कमाल है दीपक। अब जरा उसको बुलाकर पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। अरे बहू, तुमने इस बच्चे को कैदी वाले कपड़े पहनाकर इस कमरे में क्यों बंद कर दिया? बताओगी जरा। अरे इस बच्चे के हाथ से ना थोड़ा सा जूस मेरे कपड़ों पर गिर गया था, तो इसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो मैंने सोचा कि मैं इसको पूरे तरीके से जेल वाले कपड़े पहनाकर कोठरी में बंद कर देती हूँ, ताकि उसे भी तो पता चले कि कैदी बनने में कितना मजा आता है। देखा बेटा, मैं सही कहती थी। कैदी बहू घर में लाओगे तो ये सब तो होगा ही। अब इसके अंदर का कैदी वापस बाहर आ गया है। कल्पना की शादी राघव के साथ तय हो गई थी। कल्पना के माँ और पापा दोनों ही इस रिश्ते से बहुत खुश थे। जब कल्पना और राघव की सगाई का दिन आया तो राघव की माँ और पापा ने कल्पना के माँ और पापा से कुछ बात करने की इच्छा जाहिर की। भाई साहब, आपकी बेटी दिखने में बहुत सुंदर है और हमारे बेटी को बहुत पसंद है। सही कहती हैं आप भाभी जी, हमें भी राघव जैसा दामाद मिला है। हम भी इस बात से बहुत खुश हैं। इतनी अच्छी नौकरी है हमारे दामाद जी की। वही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल के जमाने में भला इतनी अच्छी नौकरी वाला और हमारे बेटे जैसा दामाद मिलता कहाँ है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बड़ी खुशकिस्मत वाली है हमारी बेटी, और हम भी। अब जब आपको इतना अच्छा दामाद मिला है तो आपको भी उसका ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अपने दामाद को बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार करने से क्या होता है भाई साहब? ख्याल रखने से मेरा मतलब है अपने दामाद को तोहफे देना, उसके बिजनेस को सेट करने में मदद करना। लेकिन दामाद जी तो नौकरी करते हैं ना। हाँ करता तो है, लेकिन नौकरी का क्या भरोसा। आने वाले वक्त में इसको अगर बिजनेस सेट करने का मन हुआ तो उसके लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। हाँ, बात तो आपकी सही है भाई साहब। बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। देखिए, अब हमें घुमा फिरा कर बात करनी तो आती नहीं। हम ये चाहते थे कि आप अपनी बेटी के दहेज में कम से कम 20 लाख तो दे ही दे। वो भी आपकी बेटी के ही तो हुए ना। बच्चों को आगे चलकर परेशानी नहीं होगी। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपकी बेटी का ही तो है। 20 लाख का दहेज? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है बहन जी। अरे आजकल के जमाने में 20 लाख कौन से ज्यादा होते हैं? लोग तो 50-50 लाख का दहेज देते हैं। अब देखिए, इतनी से मांग तो हमारी रहेंगी ना। कुछ दिनों के बाद किसी भी तरह इंतजाम करके कल्पना की माँ और पापा 20 लाख का दहेज देकर कल्पना की शादी राघव के साथ करवा देते हैं। शादी के बाद, राघव, मुझे अपनी सहेली के यहाँ मिलने जाना था। तो ठीक है, चली जाओ कल्पना, क्या प्रॉब्लम है?
अरे प्रॉब्लम ये है कि आपके ऑफिस जाने के बाद मैं अपनी सहेली के घर कैसे जाऊंगी? ऑटो करके या टैक्सी करके? ऑटो या टैक्सी? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी। आप अपनी गाड़ी और ड्राइवर दोनों छोड़ कर जाइएगा। अरे लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। अरे बहू, जब वो कह रहा है कि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है तो क्यों जिद कर रही हो? चले जाओ ऑटो से। अरे मम्मी जी, 20 लाख दहेज ऑटो से जाने के लिए थोड़ी ना लेकर आई थी। कल्पना, समझने की कोशिश करो, मेरी ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो आप भी तो समझने की कोशिश करिए ना। इतनी गर्मी में मैं ऑटो या टैक्सी में नहीं जा सकती, मुझे अपनी गाड़ी से ही जाना है। जाओ राघव बेटा, बहू को उसकी सहेली के घर छोड़ाओ। और हाँ, लौटते में लेकर भी आना है। कल्पना और राघव के जाने के बाद बहुत नक चढ़ी है, हर बात पर दहेज के पैसों का ताना मारती रहती है। सही कहती हो, कितनी जिद्दी लड़की है। राघव का ऑफिस छुड़वा कर गाड़ी में बैठकर सहेली से मिलने गई है। कल्पना बात बात पर अपने सास ससुर को 20 लाख का दहेज लाने वाली बात कहती और उनकी कोई बात नहीं सुनती। कुछ दिनों के बाद, अरे कल्पना, वो मौसी और मौसा जी हमारे घर आने वाले हैं, 1 सप्ताह यहीं रुकेंगे। अच्छा ठीक है, तो तुम मम्मी जी से कह दो कि वो घर में किसी कुक का इंतजाम कर दे। अरे बेटा, लेकिन 7 दिन के लिए रिश्तेदार आ रहे हैं, इसमें कुक लगाने की क्या जरूरत है? ज़रूरत क्यों नहीं है मम्मी जी, इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा? आप तो इतना नहीं बना पाएंगी, वैसे भी आप कुछ करती नहीं। अरे कल्पना, तुम हो ना इस घर की बहू, क्या तुम मौसी और मौसा जी के लिए खाना नहीं बना सकती? हाँ, मैं हूँ ही इस घर की बहू, दहेज में इतने सारे पैसे लेकर आई हूँ। मेरा काम रिश्तेदारों के लिए खाना बनाना थोड़ी ना है। आपको क्या लगता है, एक तो शादी में अपने माँ बाप से इतने पैसे लेकर आओ, ऊपर से यहाँ आकर नौकरानी की तरह काम करो। ना जी ना, मैं ये सब नहीं करूँगी। अगले दिन मौसी और मौसा जी राघव के घर आते हैं। कल्पना की सास सारा दिन काम करती है, ये देखकर मौसी जी को थोड़ा अजीब लगता है। अरे क्या बात है, अब तो घर में बहू आ गई है। वो तो सारा दिन कमरे में एसी चलाकर सोती रहती है और तुम काम करती रहती हो। हमें तो लगा था कि राघव की पत्नी के आने के बाद तुम्हें थोड़ा आराम हो गया होगा। कैसा आराम मौसी जी, मौसा जी, पूछिए मत। जब से ये आई है तब से मेरा तो काम बढ़ गया है। लगता है ये बहू नहीं, मैं बहू हूँ। अरे लेकिन बहू ऐसा करती क्यों है? तुमने इससे कुछ कह दिया है क्या? राघव के पापा कुछ नहीं बोलते? अरे जब देखो तब शादी में लाए पैसों की धौंस दिखाती रहती है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है अच्छा खासा मोटा दहेज मांगा है तुमने बहू के घर वालों से। अब इसमें दहेज की क्या बात है, 20 लाख ही तो मांगे थे, और हम कौन सा उन पैसों को खा जाएंगे? बैंक में पड़े हुए हैं, बच्चों के ही तो काम आएंगे। अरे लेकिन दहेज तो दहेज होता है ना, क्या जरूरत थी उनके मायके वालों के आगे मुंह फाड़ने की? अब तो वो सुनाएगी ही ना तुम्हें। ये तो तुम्हें पैसे मांगते वक्त सोचना चाहिए था, क्या फायदा निकला? बहू के आने के बाद भी नौकरानी की तरह रहना पड़ रहा है। ठीक उसी वक्त कल्पना वहां पर आती है और ये सारी बातें सुन लेती है। मौसी जी, मौसा जी और मम्मी पापा जी, मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरे व्यवहार की वजह से बहुत दुख पहुंचा है। रिश्तेदारों के सामने अच्छा बनने का दिखावा मत करो बहू, सब तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। मुझे पता है मम्मी जी, इतने महीनों से मैं जो करती आई हूँ वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करने आई हो? अपनी सास से काम करवाती हो, बात बात पर अपने दहेज के पैसों की अकड़ दिखाती हो, और क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी जी, पापा जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद आपको सच्चाई नहीं पता। कौन से सच्चाई की बात कर रही हो? तुम्हें लग रहा है कि मेरे माँ बाप ने खुश होकर इतना दहेज दिया था, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। आप जानते भी हैं, मुझे 20 लाख दहेज देने के चक्कर में आज मेरे माँ बाप को अपना घर तक बेचना पड़ गया। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कब हुआ? मम्मी पापा ने कर्ज लेकर मेरा दहेज दिया था और वो नहीं चुका पाए, इसलिए उन्होंने अपना घर बेच दिया।
हे भगवान, ये क्या हो गया? वही तो, मेरे माँ बाप एक छोटे से कमरे में गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं और बस इसी बात का गुस्सा मेरे अंदर भर गया था। हमने वाकई में बहुत गलत किया। मौसी जी कह रही थी कि किसी से भी दहेज लेना अच्छी बात नहीं होती, और तुम्हारी बहू तो फिर भी बहुत समझदार है। मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस समझाना चाहती थी कि मेरे दहेज के चक्कर में मेरे माँ बाप की पूरी जिंदगी खराब हो गई। हम सबको माफ कर दो कल्पना। मैं आज ही ये पैसे तुम्हारे मम्मी पापा को वापस देकर उन्हें उनका घर दिलवा दूंगा और आगे से उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, राघव सही कह रहा है। आज के बाद इस घर में कभी दहेज की बात नहीं होगी।